तो हम बात कर रहे थे बेटा धातु के बारे में। धातु किसे कहते हैं, है ना? धातु को हम अंग्रेजी में मेटल कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? मेटल। तो मेटल क्या होता है? क्या होते होंगे मेटल? मेटल जो धातु है वो होते क्या है? पहले हमें ये जानना है कि धातु क्या होता है। तो धातु के कुछ गुण धर्मों के आधार पर उनके जो प्रॉपर्टीज होती है, अंग्रेजी में हम प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको गुण धर्म कहते हैं। तो उनके आधार पर कहते हैं कि ये चीज धातु हो सकती है। जैसे पहला यदि हम देखें, पहली प्रॉपर्टीज, जो शुद्ध धातु की जो है, जो सतह होती है बेटे, धातु की जो सतह होती है, जो मेटल है, उसकी सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी धातु है, धातु में क्या कौन सा आता है? एल्युमिनियम हो गया, एल कह सकते हैं इसको, एल्युमिनियम। ठीक है ना? एल्युमिनियम धातु सभी ने देखी हुई है। आयरन हो गया, Fe, आयरन जिसे लोहा कहते हैं, है ना? लोहे भी धातु होती है। उसके बाद सोना हो गया। सोने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Au, है ना? एरुएट बोलते हैं बेटा इसको, है ना? एरुएट। तो ये Au सोने का जो प्रतीक होता है वो Au होता है। ठीक है ना? चांदी को देखा होगा, तो चांदी क्या होता है? Ag होता है। ये सब धातु हैं। और जब शुरू के दौर पर ये आती हैं तो ये बहुत चमकदार होती हैं, बहुत चमकदार होती है। जैसे माना सपोज एल्युमिनियम के तार हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं। एल्युमिनियम के तार जो बिजली में लगाए जाते हैं, जिनमें बिजली एक दो जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है ना, विद्युत धारा। तो कभी उसको काट के देखिए, जैसे हमने यहाँ पर काट के देखा, जहां पर काटेंगे वहां पर बहुत चमकदार होता है। या सोने को जब हम क्या करते हैं, एयू, सोने का सूत्र क्या है? एयू। और सोने को जब क्या करते हैं, दुकान से लेके आते हैं, तो बहुत चमकदार होता है ना? कुछ टाइम बाद उसकी सतह धुंधली हो जाती है, वो अलग कहानी है उसकी। तो सबसे पहले ये है एल्युमिनियम, हमें याद रखना है। एल्युमिनियम हो गया Al, आयरन हो गया Fe, Au ऑरिएट बोलते हैं जो सोना है, Ag चांदी हो गया, Cu कॉपर। कॉपर क्या होता है बेटा? हमारे घरों में कॉपर, बताओ कॉपर क्या क्या चीजें होती है कॉपर की? कॉपर मीन्स, जल्दी बताओ। तांबा। 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 हम्म। तो कॉपर Cu होता है, जो तांबे के जैसे बर्तन होते हैं। तो जब हम मार्केट से लेके आते हैं उनको, तो पहले पहले वो बहुत चमकदार होते हैं। वो कैसे होते हैं? बहुत चमकदार होते हैं, है ना? तो उस कॉपर हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 29 है ना? ये भी याद रखना आप। कॉपर, कॉपर क्या है? धातु है। तो ये सारे के सारे धातुएं हैं। इन धातुओं को हमने पहचाना हुआ भी है ना। जिंक, जिंक भी एक धातु है। जिंक देखा हुआ आप लोगों ने, हमने प्रैक्टिकल रूम में दिखाया था आपको। जिंक किस कलर का होता था? व्हाइट। व्हाइट कलर का, है ना? सफेद रंग का जिंक हुआ करता है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा हमारे पास? धातु। तो पहला पॉइंट है कि धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, बहुत चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकदार। तो पहला जो शुद्ध धातु होंगी वो कैसी होंगी? चमकदार होंगी। तो पहली प्रॉपर्टीज तो ये आपको याद रखना, पहला गुण उसका ये है, धातु हम कह सकते हैं, है ना? दूसरा क्या होता है बेटा इसमें देखो, सामान्यतः धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। देखो लोहा कितना कठोर होता है ना? ये हमारे पास एल्युमिनियम कठोर होता है, सोना कठोर होता है, Ag कठोर होता है, Cu कठोर होता है, सब कठोर होते हैं, है ना? ठोस भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। ठीक है ना? तो ये पहला गुण हो गया। धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। दूसरा ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। सारी धातुएं लगभग कठोर होती है। ये गुण है बेटा। अभी हम अपवाद भी पढ़ेंगे इसमें, है ना? तीसरी कंडीशन है, देखो, जो धातुएं होते हैं बेटा, धातुओं को हम पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है। ये गुण है इसका कि जैसे धातु हमने लिया, उसको क्या करना है? पीटना है। यानी कि कैसे? गर्म कर लो, फिर उसके बाद पीट करके पतली चादर के रूप में ऐसे बनाया जा सकता है, जो चादर बनती है। और इसको देखो, इसको कहा जाता है आघात वर्धिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आघात वर्धिता। आघात वर्धिता का मतलब होता है कि आघात माने चोट। देखो इतना शब्द, इस शब्द को याद रखना। आघात का मतलब होता है चोट, किसी चीज पे चोट लगाना, चोट पहुंचाना उसको, है ना? और उससे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखो वर्धिता, ये शब्द है आघात वर्धिता। आघात वर्धिता का मतलब हो गया, जब हम उस पर आघात पहुंचाते हैं, चोट लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, फैल जाता है।
ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीट करके हम पतली चादर बना सकते हैं, जैसे लोहे की चादरें बनी होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी चादरें बनी होती, तो कैसे पीट पीट करके उनको बनाया था। तो ये धातुओं के गुण है ना, ये क्या है, धातुओं के गुण है। अब धातु समझ में आ रहा है कौन कौन सी चीजें हो सकती है। चमकदार, जिनकी सतह चमकदार होती है, ये पॉइंट से याद रखना है आपको। कठोर होती है धातुएं, है ना, इनको पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोल सकते हैं आघात वर्जिता, है ना, डक्टाइल। तीसरा बेटा, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है तीसरा, तन्यता गुण, तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है, इसको पतली तार एक जैसे माना, देखो यदि हम 1 ग्राम सोना लेते हैं, सोने का सूत्र क्या होता है, बताओ। AU हाँ, सभी को बताना है ना, जैसे मैं पूछता हूँ तो वैसे तुरंत बता देना कि जैसे EU है, सारे बच्चे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो याद देखो बेटा, यहाँ क्या है, तन्यता का गुण। तन्यता का मतलब होता है कि जैसे 1 ग्राम हमारे पास सोना है, EU 1 ग्राम, और इस 1 ग्राम सोने से यदि देखोगे आप लोग, तो इससे 3 किलोमीटर लंबी, 3 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। अब लोग कितने छोटा सी मात्रा में, तो ये तन्यता का गुण है इसका। 1 ग्राम सोने ने क्या किया, 3 किलोमीटर लंबी पतली तार बनाई जा सकती है। ये है इसका तन्यता का गुण। ये क्या है बेटा उसका, तन्यता। जब हम पतली चादर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आघात वर्धिता। जब हमें, जब हम क्या करते हैं, पतली चादर बनाते हैं पीट करके, वो आघात वर्धिता गुण है। जब हम क्या करेंगे, उसको तार को पतली फॉर्म में खींच करके लंबा बनाया जा सकता है, तो उसे बोलते हैं तन्यता का गुण, है ना, तन्य होना, है ना, खिंचाव होना, खींच करके पतला होना। तो इसमें क्या होता है, 1 ग्राम जो सोना होता है, उससे 3 किलोमीटर लंबी लाइन पतली तार बनाई जा सकती है, यानी कि 3 किलोमीटर अब बहुत लंबा एरिया होता है ना, उतनी लंबी तार बनाई जा सकती है 1 ग्राम सोने से। तो उस प्रकार का जो गुण है, ये क्या कहलाता है उनका, धातु कहलाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो 4 पॉइंट हमारे पास हो गए। धातु की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ये पीट करके इनकी पतली चादर बनाई जा सकती है, और इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु में क्या होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। 4 पॉइंट याद रहेंगे। पांचवा है बेटा, देखो, धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक है। अब सुचालक क्या होता है, कि क्या कह सकता हूं, कि देखो यहाँ पर दो चीजें होती है बेटा, एक होता है सुचालक। सु का मतलब होता है अच्छा, चालक, अच्छा चालक, ये अच्छा चालक कहते हैं इसको, है ना। सुचालक का मतलब होता है अच्छा चालक। कंडक्टर, अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्टर, है ना, गुड कंडक्टर। और किसके, दो चीजों का, एक तो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं विद्युत, और दूसरा क्या बेटा, ऊष्मा। ऊष्मा तो जानते हैं आप लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हम आग यहाँ पर जलाते हैं, हमने आग जलाई, और एक लोहे की वस्तु ली, लंबी वस्तु है, और इसको लोहे को यहाँ पर गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ऊष्मा इस वस्तु पर, इस लोहे की वस्तु पर चलने लग जाती है। यहाँ पर देखो, इसमें से क्या हुआ, यहाँ से चलना शुरू किया इसने, यहाँ से गर्म होना, देखो ऊष्मा, ऊष्मा क्या हो गई, गर्मी हो गई, और ऊष्मा इस पर चल रही, इस धातु की छड़ पर, है ना, लोहे की हो सकती है ना, चांदी की हो सकती है, धीरे पीतल की हो सकती है ना, या कांसे की हो सकती है, कई अलग अलग धातुएं हमने पढ़ी। उन धातुओं पर क्या होगा, यहाँ से विद्युत धारा, सॉरी ऊष्मा क्या होगी, धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ेगी। आप यहाँ गर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक गर्म हो गया, तो कैसे गर्म हुआ, हमने तो यहाँ पर गर्म किया था। अब जैसे लकड़ी को देखो ना, लकड़ी, हम लकड़ी को यहाँ पर जला, मुंह रखते हैं इसका, और क्या ये लकड़ी यहाँ तक गर्म होगी, बताओ तो बेटा। हमने लकड़ी का एक मुंह यहाँ लिया, वो आग पे रखा, क्या लकड़ी दूसरी तरफ गर्म होगी, नहीं। नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, ये ऊष्मा का कुचालक है, ये कुचालक है, ये नहीं, इसमें नहीं चलती, इसमें ऊष्मा नहीं चलती। लेकिन यदि हम लोहे की कोई वस्तु यहाँ पर गर्म करते हैं, तो यहाँ तक वो गर्म होती है। आप तवे पे रोटी बनाते हैं, है ना, तवा, तो ये तवा है और इसका हैंडल होता है लोहे का बना हुआ, है ना। तवा यहाँ गर्म हुआ, लेकिन ये हैंडल भी गर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ लकड़ी का दूसरा ही लगाया जाता है हैंडल।
है ना? इसका मतलब उष्मा चलती है उस पर। देखो यहाँ से यहाँ चल करके आई, यहाँ से यहाँ तक कैसे क्या हुई, चल कर आई। तो ये है जिस पर उष्मा चलती है उसे कहते हैं उष्मा का सुचालक। जिसमें उष्मा चलती है उसको क्या बोलेंगे, उष्मा का सुचालक। अब आप समझ गए होंगे। तो जो धातुएं होती है बेटा, जितनी भी धातुएं हैं वो उष्मा का सुचालक होती हैं। उनमें उष्मा चलती है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। ठीक है। दूसरा पार्ट है बेटा इसमें, विद्युत। अब विद्युत धारा आप लोगों ने देखा होगा, करंट, जिसको हम करंट बोलते हैं, है ना? तो करंट में क्या होता है इसमें? अब देखो करंट क्या हुआ कि मान लीजिए एक सूखी लकड़ी आप लोगों ने ली, उसको बिजली के तार पे लगाते हैं तो उससे करंट नहीं लगता है ना? क्योंकि वो क्या है, विद्युत की कुचालक है। विद्युत की कुचालक, उसमें विद्युत चल नहीं रही। लेकिन यदि आप लोहे की वस्तु से किसी बिजली के तार को लगाओ तो आपको झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब आप लोग देखते होंगे कि जैसे हमारे घरों में बिजली के तार लगे होते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें बिजली यहाँ कनेक्ट की हमने, तो बिजली कहाँ पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गई। किसके द्वारा, किसके द्वारा पहुंचती बेटा? माना बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तार के द्वारा पहुंचती। उस तार काय की बनी होती है? तार काय की बनी होती है? अरे किसी बच्चे को भी, तार धातुओं की बनी धातु होती की। है। हाँ धातुओं की बनी होती है ना? किसकी बनी होती? धातुओं की। और जो ये धातु होती है बेटा, इनमें विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसलिए क्या होता है, सुचालक, उसको बोलते हैं सुचालक। तो ये ध्यान रखना कि दो चीजें हमें याद रखनी है। धातु जो है ऊष्मा और विद्युत। धातु क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की कैसी है, सुचालक है। कितने पॉइंट हो गए? धातु की सतह चमकदार होती है, सामान्यतः कठोर होती है, इनको पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है ना? यानी कि इसमें आघात वर्ध्यता का गुण होता है ना? ये धातु कैसे होते थे, तन्यता का गुण होता है इनमें, है ना? इसको लंबी तार के रूप में 3 किलोमीटर तक बना सकते हैं, इसको तन्य खिंचाव का गुण होता है। धातु कैसे होती है, उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है ना? ये सारे पॉइंट्स हमें पता हो गए। ये धातुओं के हम लक्षण जान रहे हैं अभी। अपवाद भी तो है जो इन लक्षणों से विपरीत होते हैं, है ना? देखो नेक्स्ट, धातु में ध्वनिक का गुण पाया जाता है। ध्वनिक को बोलते हैं बेटा सोनोरस। क्या बोलते हैं, सोनोरस। स्कूलों में घंटी होती है। सोनोरस का गुण क्या होता है कि जब हम किसी धातु पर अन्य धातु को टकराते हैं, माना कोई धातु हमारे पास और हमने दूसरे धातु को उसको लगाया है, तो क्या करता हो, वो एक ध्वनि उत्पन्न करता है। धातु में ये गुण होता है कि जब हम एक धातु को दूसरे धातु से टकराते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। उस गुण को कहते हैं बेटा सोनोरस। धातु में कौन सा गुण होता है, सोनोरस होता है, ध्वनि गुण होता है। जब एक धातु दूसरे धातु से टकराती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है ना? उस गुण को कहा जाता है ध्वनिक। क्या बोलते हैं उसको, ध्वनिक। एक एक शब्द याद रखना है आपको, ध्वनिक। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सोन, अंग्रेजी में बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं, सोनोरस, है ना? ये सोनोरस का गुण है। ठीक है। तो अब धातुओं के कितने गुण हमने पढ़ लिए? देखो अभी और गुण भी है इनमें। देखो, धातु की सतह चमकदार होती है, पहला गुण। धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। धातु कैसे होते हैं, देखो इनको पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं आघात वर्ध्यता का गुण होता है। इनमें तन्यता का गुण होता है। तन्यता का मतलब वो खिंचाव हो सकता है। ये धातु क्या होती है, विद्युत और उष्मा की क्या होती है, सुचालक होते हैं। इनमें क्या होता है, सोनोरस यानी कि ध्वनि का गुण पाया जाता है। सबको याद हुआ? याद में होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना, अभी पूछूंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे गुण क्या है, धातु के। एक और है, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है ना? तो देखो बेटा, दो शब्द हमने याद रखने, एक तो है गलनांक। क्या कहा हमने, गलनांक। गलनांक जानता है कोई, गलनांक क्या होता है?
मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हम अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटे? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? और एक होता है क्वथ, सॉरी, क्या होता है? क्वथ ना। दो शब्द है, पहले इन शब्दों को परिचित हो जाए इनसे। इसको बोलते हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट है और यह है बॉइलिंग पॉइंट, है ना? अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में क्वथनांक। हिंदी में क्वथनांक, गलनांक, और अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन होता क्या है? यदि आपसे कोई पूछे गलनांक क्या है, तो क्या बताओगे उसे? गलनांक क्या है? तो ये थोड़ी बोलोगे गलनांक माने मेल्टिंग पॉइंट। बोलो क्या बोल सकते जिस अवस्था में कोई ठोस गलने लगती है। हैं? बिल्कुल, बहुत कुछ नजदीक है ना। देखो बेटे, इस बच्चे ने बताया है, देखो इस शब्द को दो पार्ट में तोड़ते हैं। देखो, गलन, गलन हो गया, है ना? और अंक, इस शब्द को ऐसे समझ लेते हैं, है ना? पहले ऐसे समझ लेते हैं, गलना, गलन का अंक। जिसपे, देखो अंक, जिस अंक पर क्या होगा, कोई चीज गल जाती होगा, वो अंक क्या होता है? जैसे हमने कहा 35 डिग्री सेल्सियस, ये अंक है ना। और इस अंक पर जो चीज गल रही होगी उसका गलनांक कहलाएगा। ये हमारी घरेलू भाषा का शब्द है। इस शाब्दिक अर्थ में यदि हम देखेंगे तो इस प्रकार से आता है, लेकिन जो रसायन विज्ञान की परिभाषा वो अलग है। अभी आप ये समझ लो, गलन का अंक, जिस ताप पर कोई वस्तु क्या हो जाती है? पिघल जाती है, गल जाती है, उसे हम उसका गलनांक कहते हैं, है ना? जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए, अब इनका गलनांक क्या होगा? ये देखो, अब लोहा गल सकता है? लोहा गलता बेटा कभी? पिघल जाएगा? गलेगा? हाँ, गलेगा ये भी। इसको बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस, है ना? 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबलने लग जाता है। अब हम कहें 2000 डिग्री सेल्सियस, 1060 डिग्री सेल्सियस, बहुत अधिक टेम्परेचर देंगे तो ये क्या हो जाता है? पानी की तरह बहता है कौन? लोहा। जब इसको बहुत ज्यादा ताप देते हैं, तभी तो लोहे की वस्तुओं को पहले गलाया जाता है और फिर उसके आकार दिया जाता है ना, जो पानी के रूप में आता है, ठीक है? ऐसे बनते हैं गलनांक, है ना? लोहे को गर्म किया जा सकता है, और गर्म करने से गलनांक बहुत ज्यादा होता है ना? दूसरा क्या बेटा? क्वथनांक, ये क्या होता है? जिस ताप पर आकर कोई वस्तु उबलने लगती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना? यहाँ देखो, ये कहते हैं क्वथ। क्वथ, क्वथ का मतलब होता है बेटा क्वथन, क्वथन, अंक, ये है दो शब्द। क्वथ का मतलब, क्वथन का मतलब होता है उबलना, है ना? और अंक पर, जिस ताप पर क्या होगा, कोई द्रव, अब द्रव भी उबल सकता है ना? उबलने लग जाए तो उसका मुंह, उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। लेकिन एक परिभाषा तो मैं बता ही देता हूँ आपको, रासायनिक रूप में। देखो, रासायनिक रूप में हम कैसे समझते हैं, या इस क्वथनांक को समझते हैं, क्वथनांक थोड़ा सकते हैं। देखो, क्वथनांक को हम जल्दी समझ भी पाएंगे। देखो बेटा, एक द्रव है हमारे पास, यहाँ पर क्या है? द्रव। द्रव का मतलब, जो तीन अवस्थाएं होती पदार्थ की, है ना? एक तो होते ठोस, ठोस तो आप लोग देख ही रहे हैं, है ना? जैसे कौन होते हैं? ये धातु होते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं धातु, है ना? हमेशा सॉलिड अवस्था में एयू हो। एयू किसका फॉर्मूला था? किसका प्रतीक? सोने का। हाँ, सोने का, वेरी गुड। एजी, चांदी का। वेरी गुड। और सीयू? कॉपर। कॉपर। हाँ, कॉपर या तांबा है, बिल्कुल कहते हैं ना। इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको याद भी होना चाहिए ना। देखो बेटा, हमने द्रव लिया यहाँ पर, अब हम क्वथनांक पर पढ़ रहे हैं, तो देखो रसायन विज्ञान की भाषा में कैसे पढ़ते हैं इसको। इस द्रव का वाष्प दाब, इस द्रव का वाष्प दाब जब क्या होगा, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होगा। वायुमंडलीय दाब, सीधे हम इसको कह सकते हैं
वायुमंड वायुमंडलीय दाब। देखो दो चीजें हमने कहा, इस द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है ना। इसका द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। उस उस दाब पर क्या हो जाता है, ये द्रव उबलने लग जाता है। जब क्या होता है, द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ये द्रव क्या हो जाता है, उबलने लगता है ना। उबलने लग जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। देखो कितना बड़ा अंतर है ना। थोड़ा सा अंतर, वाष्प दाब जानते हैं, वाष्प दाब सीख लो, करेगा, अभी तो नहीं आएगा काम, आगे काम आएगा, ओके। तो वाष्प दाब का मतलब होता है, जैसे हमने कोई द्रव लेते हैं तो द्रव सबसे पहले किस में बदलता है, वाष्प में बदलता है ना। और इस वाष्प के कारण एक दबाव उत्पन्न होता है, इस वाष्प के कारण क्या होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है ना। तो उसे बोलते हैं वाष्प दाब। वाष्प के द्वारा उत्पन्न हुआ दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। तो अब हम समझ चुके होंगे क्वथनांक क्या हुआ, क्लियर है ना। ऐसे हम गलनांक की परिभाषा भी पढ़ेंगे बेटा, है ना, रसायन विज्ञान की भाषा में। तो अभी आप सिंपल ये समझ लो कि गलनांक क्या हुआ और क्वथनांक क्या हुआ, है ना। क्वथनांक क्या हुआ। अब कुछ इन धातुओं को तो हमने पढ़ लिया। देखो बेटा, अब कुछ तथ्य ऐसे हैं जो अपवाद भी होते हैं। अपवाद का मतलब, जो हमने पढ़ा कि धातुएं कठोर होती हैं, तो बहुत सारी ऐसी धातुएं जो बहुत लचीली है, मुलायम भी है ना। हमने कहा चमकदार होती है, लेकिन कुछ धातुएं चमकदार नहीं होती हैं। तो अपवाद है, कुछ अपवाद है कि जो उस नियम, जो हमने अभी नियम बताए, उन नियम को जब फॉलो नहीं करेगी तो वो कहलाएंगे अधातु। उनको क्या कहेंगे, अधातु, सॉरी, अधातु नहीं कहेंगे, वो धातुएं हैं लेकिन उनमें वो अपवाद के रूप में है, ठीक है। तो पहले देखो, एक चीज महत्वपूर्ण तथ्य इसका है, कुछ महत्वपूर्ण भी है और कुछ अपवाद भी। यह दो चीजें हैं धातुओं के संबंध में, हमने कुछ महत्वपूर्ण भी है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और कुछ अपवाद। तो ये महत्वपूर्ण है। देखो जो सोना और चांदी है ना, ये सबसे अधिक आघात बढ़ते धातु है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा आघात बढ़ते धातुएं कौन कौन सी है। तो कौन कौन से बेटा, जो सबसे ज्यादा आघात बढ़ते धातुएं हैं वो कौन कौन सी। सोना और चांदी। हाँ, सोना और चांदी। इनका प्रतीक क्या था। AuAg। बिल्कुल, एयू किसका है, सोने का, और सोने एजी, का। एजी क्या है, चांदी का। ठीक है ना। ये प्रतीक भी याद रखना बेटा, क्योंकि प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जाकर के हम रिएक्शनों को इसी से तो पढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखो, अब उष्मा के सबसे अच्छे चालक, उष्मा के सबसे अच्छे चालक, जिसमें उष्मा सबसे अधिक प्रवाहित होती, मतलब जिनमें सबसे ज्यादा चलती हो, है ना, जिनमें जैसे माना सबसे ज्यादा जल्दी गर्म होने वाला हो, है ना। ऐसे कौन कौन से, ठीक है ना। देखो, अधिक आघात बढ़ते तो हैं, सबसे अधिक आघात बढ़ते हैं सोना और चांदी। अ, जिसमें उष्मा के सबसे अधिक अधिक जो चालक हैं वो कौन कौन से हैं, वो बेटा सिल्वर, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर का क्या होता है, Fe। नहीं, एफी नहीं होता बेटा, सिल्वर आयरन होता है। एफी तो आयरन होता है। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर के बर्तन होते हैं हमारे। सिल्वर को हम एल्युमिनियम भी कह सकते हैं, है ना, सिल्वर। और यहां पर क्या होगा, और दूसरा होगा कॉपर। ये सबसे अच्छे चालक होते हैं किसके, किसके होते हैं बेटे, ये हमारे उसमें। पास ऊष्मा, इनमें सबसे अच्छे ऊष्मा जो है प्रभावित होती है ना। यहाँ पर क्या माना जाता है कि इनमें सबसे अधिक ऊष्मा प्रभावित हो सकती है, ठीक है ना। तो ये ऊष्मा के क्या है, सबसे अच्छे चालक। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें धातुओं, नेक्स्ट है धातुओं का गलनांक अधिक होता है।
हमें पता है कि जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। ये नियम है बेटा इसका, कि जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक अधिक माना जाता है। लेकिन इसके आगे है कि दो धातुएं ऐसी हैं, एक तो है गैलियम और दूसरी है सीजियम। कौन कौन सी? एक तो गैलियम है और दूसरी है सीजियम। दो धातुएं हैं बेटा यहाँ, है ना। हमारे पास दो धातुएं हैं, एक तो है गैलियम है और सीजियम। हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने कहा धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। किसका गलनांक अधिक होता है बेटा? धातुओं देखो, का। धातुओं का गलनांक अधिक होता है ना। धातुएं क्या होता है, इनका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। जैसे लोहे को देखो, बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा तब गलेगा। लेकिन एक है गैलियम। गैलियम का सूत्र क्या होता होगा, प्रतीक क्या होता होगा? जी ए। याद रखना क्या है इसका, गैलियम का जी ए। और सीजियम का? सीजियम का क्या होता है बेटा? अच्छा, इसको आप लोग देखोगे सीजियम का प्रतीक क्या होता है, आप बुक में सर्च मारो, है ना। एक क्वेश्चन तो तुम्हें देना चाहिए, है ना। गैलियम हो गया जी ए, और सीजियम का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है ना। ये दोनों धातुएं हैं, गैलियम और सीजियम क्या है, दोनों धातुएं हैं। और इसका क्या माना जाता है कि यदि हम हाथ में रखेंगे ना उनको तो पिघल जाएंगे, इतना कम होता है। दोनों धातुएं हैं तो अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो हमने पढ़ा कि धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, जो उनका गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। लेकिन जब हम उसको दो ऐसी धातुएं हैं जैसे गैलियम और सीजियम है, उनको हाथ पे रखेंगे तो क्या होगा, वो पिघल जाएंगे, है ना। ये देखो, यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो क्या होती है, पिघलने लग जाती है। इतना कम गलनांक होता है। तो जहां हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक कि धातुओं का गलनांक बहुत उच्च होता है, तो ये अपवाद हुआ। ये अपवाद हुआ, ये तो क्या हो, उसके महत्वपूर्ण गुण हुए, दो चीजें। और ये क्या है, अपवाद है। हमने पढ़ा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन अभी देखा गैलियम और सीजियम तो हाथ में ही पिघल रहे हैं। तो ये अपवाद हो गए, एक्सेप्शन हो गए, है ना, गैलियम और सीजियम। ठीक है ना? तो गैलियम और सीजियम क्या है, दो ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती हैं, हाथ पर रखने पर भी पिघल जाती हैं, यानी कि उनका गलनांक बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। याद रखना, ये क्वेश्चन दो तीन बार बोर्ड में पूछा गया है। कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, या वो एक कौन सी धातुएं हैं जिनको हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? वो है गैलियम और सीजियम। ठीक है। या बहुत अच्छे आघात वर्धनीय धातुएं कौन सी है? तो आघात वर्धनीय हमारे पास सोना चांदी है। कौन से बहुत उष्मा के सबसे अच्छे सुचालक कौन से? तो ये हमारे पास कौन से हैं, सिल्वर और कॉपर। देखो बेटा, अब आपने एक क्वेश्चन बहुत अत्यधिक मात्रा में आता है, ये लगभग लगभग हर एक साल बाद रिपीट हुआ करता था, है ना, कि मरकरी। मरकरी आप लोगों ने देखा? कितने लोगों ने मरकरी को देखा? पारा। पारे को देखा बेटा आप लोगों ने? यस सर। कहाँ देखा आप लोगों ने पारा? पारे को कहाँ देखा होगा? बोलो विनीता बेटा, कुछ बोल रही। आयुष है, कहाँ देखा बेटा? माचिस की तिल्ली होंगे। हाँ हाँ, उसे भी पारा बोलते हैं, लेकिन वो पारा नहीं होता बेटा, उसको बोलते हैं फास्फोरस। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बताया तुमने, है ना। वो फास्फोरस है। जो माचिस की तिलियां होती हैं उसको हम पारा बोलते हैं, लेकिन वो क्या होता है, फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस। उसको क्या बोलते हैं, लाल फास्फोरस, है ना। वो घर में बोलते हैं उसको पारा है ना। लेकिन जो पारा होता है, पारा हम जो डॉक्टर को देखा होगा, एक हमारे जब अब बुखार आता है तो एक थर्मामीटर लेता है, और उस थर्मामीटर के आगे छोटा सा यहाँ ऐसा होता है, और उसमें बीच में पहले पारा भरा रहता है। बीच में क्या करते हैं, पारा भर देते हैं, है ना। पारा होता है बेटा एच जी। क्या सूत्र होता है, क्या प्रतीक होता है इसका, मरकरी का एच जी, है ना। तो ये एच जी क्या काम करता है, जैसे गर्म होता है तो ये क्या होता है, गर्म होने पर ये ऊपर की तरफ बहता है। जैसे थर्मामीटर होगा, तो थर्मामीटर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर ऊपर बढ़ता है, ऐसे, है ना। तो आप लोगों को जब लैब में जाओगे तो क्या करना है, आपने वहां थर्मामीटर देखना है, और थर्मामीटर को क्या करना है, पहले सिंपल देखो, तो हो सकता है वो
काले कलर का यहाँ पर दिखाई दे आपको, यहाँ पर पहुंचा हुआ। लेकिन जब आप यहाँ पर हाथ को इसको पकड़ोगे हाथ से, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जो अंदर ऊपर नीचे जा रहा है, ये मरकरी है। ठीक है, क्या बेटा? मरकरी है ना। तो यदि देखा जाए तो हमने कहा जो धातुएं होती कैसी होती हैं? कठोर होती है ना, और ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस माने सॉलिड फॉर्म में होती है। लेकिन ये एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो किस अवस्था में बेटा? द्रव अवस्था में, है ना। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी धातु कौन सी है? वो हमारे पास मरकरी है। बाकी धातुएं सारी सॉलिड है। देखो Fe कितना ठोस है ना। Ag कितना ठोस होता है, ये सब ठोस होता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। Hg एक ऐसी धातु है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो किस फॉर्म में रहती है? लिक्विड फॉर्म में रहती है, द्रव के फॉर्म में रहती है। कहाँ? किस पे? कमरे के ताप पर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती? तो मरकरी है। धातु ध्यान रखना बेटा, ये धातु है। मरकरी क्या है? धातु है। तो ये हम कुछ अपवाद पढ़ रहे हैं, जो हमने नियम पढ़े अभी तक उसका बिल्कुल अपवाद पढ़ रहे हैं। हम कह रहे थे कि तो ये कैसे होते हैं? धातुएं कैसे होती है? ठोस होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखा, ये द्रव अवस्था में रहती है। किस अवस्था में रहती है बेटा? द्रव अवस्था। ठीक है ना। ये सारी चीजें हम धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, लेकिन कुछ अधातु भी बेटा, हम कहते हैं धातुएं चमकदार होती हैं, हमने पढ़ा अभी तक। लेकिन यहाँ ये कहता है कि जो आयोडीन है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार है। आयोडीन देखा आप लोगों ने? आयोडीन नमक सुना होगा, है ना। लैब में जाना है और वहां देखना है आयोडीन, सब प्रत्येक लैब में मिल जाएगा, है ना। जब हम लैब में जाते हैं तो आयोडीन मिल जाएगा। आयोडीन सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन, या हम जो हमारे पास नमक होता है, नमक में आयोडीन मिलाया जाता है ना। और आयोडीन का जो सूत्र होता है बेटा, प्रतीक होता है, वो आई होता है। क्या होता है? आई। इसका परमाणु क्रमांक 53 होता है, 53 आयोडीन का। कुछ चीजें याद। आयोडीन क्या है बेटा? देखो, यहाँ पर हमने कहा कि धातुएं चमकदार होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जो आयोडीन है ना, वो अधातु है। धातु नहीं है, अधातु है। और वो भी चमकीली होती है। तो धातुएं नहीं, अधातु भी चमकीली हो सकती है। ये कहने का तात्पर्य इनका, है ना, कि अधातुएं भी क्या होती है? चमकदार होती है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं बेटा धातुओं और अधातुओं के बारे में। एक दो पॉइंट और बता देते हैं। देखो, हमने कहा धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन देखो बेटा, क्षारीय धातु जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके फॉर्मूले देखो। लिथियम होता है Li, सोडियम होता है Na, और पोटेशियम होता है K। ये जो तीन धातुएं हैं, ये बहुत मुलायम होती हैं। तीनों धातुएं मुलायम होती हैं। इनको हम चाकू से काट सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपने लोहा लिया, तो लोहे को हम चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, कठोर होती है। लेकिन ये धातुएं ऐसी हैं, मुलायम है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना। इनको हम चाकू से काटा जा सकता है ना। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। घनत्व भी कम होता है और गलनांक भी कम होता है। तो ये याद रखना आपको कि कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो बहुत मुलायम है, जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। वो कौन सी है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीन धातु कौन सी हैं जिनको आसानी से, ये ये प्रश्न आपके पेपर में नहीं, अन्य जगहों पे पूछे जाते हैं। ठीक है। देखो उसके बाद अब कठोर धातुएं कौन कौन सी देखो, है ना, अन्य चीजें देखो बेटा। कार्बन है, यहाँ पर कार्बन की बात कर रहा है कि कार्बन अधातु विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। जो कार्बन होता है वो अलग अलग रूपों में होता है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, है ना। एक पूरी रसायन विज्ञान इस कार्बन पर डिपेंड है ना। ये कहता है कि देखो कि जो कार्बन है, कार्बन अधातु विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, और प्रत्येक रूप को हम अपर रूप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है और सबसे कठोर पदार्थ होता है। हमने कहा धातु कठोर है, लेकिन अधातु भी कठोर होती है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये सारी चीजों को काट सकता है, पत्थर को काट सकता है, कांच को काट सकता है, बहुत सारी चीजों को, है ना। तो सबसे जो कठोर पदार्थ होता है, प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है।
और एक किसका है, कार्बन का अवर रूप है ना। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। कार्बन की जो अपर रूप है ग्रेफाइट है, विद्युत का क्या है, सुचालक है। यदि आप देखेंगे तो ये विद्युत का सुचालक भी होता है, जबकि अधातु हम विद्युत के सुचालक नहीं होने चाहिए, लेकिन ये होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा, आज हमने शुरुआत की इसकी नए चैप्टर की, है ना। तो अब हम ये धातुओं के गुण हमने पढ़ लिए। इन धातुओं के